हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में। आज आज का क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट इस पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। आज का क्लास है हम लोग का पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। जैसा कि नाम से ही विदित है, पोस्ट पोस्ट मीन्स होता है लेटर, वेल्ड वेल्डिंग, हीट टेम्परेचर, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि उसमें हीट से ट्रीट करते हैं, मतलब हीटिंग करते हैं। मान लीजिए कि एक कोई प्रेशर वेसल है, एक कोई वेसल है जिसका एलसीएम और सीसीम है। ये हो गया उसका एलसीएम, ये क्या हो गया आपका, एक कोई वेसल है जिसका LS1, LS2, LS3, ये CS1, CS2, ये दो ज्वाइंट है। इसका अगर हम थिकनेस की बात करेंगे, अगर हम कोई थिकनेस की बात करें तो इस सेल प्लेट का थिकनेस कुछ टी है। ठीक है, थिकनेस कुछ टी है। थिकनेस टी है। अगर इसका इस एलएस को हम डेवलप करें तो इसका कुछ ऐसा बेल शेप है। ये कुछ टी हो गया, ये कुछ बेल्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेल्डिंग जोन, बेल्ट ज्वाइंट। ये हो गया सेल थिकनेस। ठीक है, तो वेल्डिंग करने के बाद इस ज्वाइंट्स में क्या होता है, इन ज्वाइंट में, बेल्ट ज्वाइंट में कुछ रेसिडुअल फोर्स डेवलप हो जाता है। उस रेसिडुअल फोर्स को हम जब किसी फर्नेस में किसी फर्नेस में डालकर, मान लें कि कोई फर्नेस है, फर्नेस में से क्लोज्ड ये कोई फर्नेस है, इसमें कोई बर्नर है, जैसे एक ब्लोअर है, यहाँ से हम डीजल फायर करते हैं। डीजल फायर करते हैं तो इस क्लोज सरफेस में जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये पूरा का पूरा ज्वाइंट, पूरा का पूरा वेसल ये हीट होता है। और जब ये हीट होता है तो हीट करके इसको एक कूलिंग साइकिल होता है, हीटिंग साइकिल होता है। उसके हिसाब से जब हम इसको हीट करते हैं और हीट करके कूल करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर तक, तो इसमें जितना भी ये स्ट्रेस रहता है, रेसिडुअल स्ट्रेस, वो रिमूव हो जाता है इन सारे जॉइंट से। तो इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। वेल्डिंग के बाद इसको गर्म करना ही पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का होता है।
ये हम जनरल भाषा में बताया आपको। अब एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 का एक टेबल है UCS 56(1). इस टेबल में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के पैरामीटर को दिखाया गया है। उसमें क्या पैरामीटर है? पहला पैरामीटर है कि होल्डिंग टेम्परेचर, होल्डिंग टेम्परेचर कितना है। दूसरा पैरामीटर है कि होल्डिंग मिनिमम होल्डिंग टाइम, कितना मिनिमम होल्डिंग टाइम होना चाहिए। ये दो पैरामीटर है। इस दो चीज को यूसीएस, इन दो चीज को इस टेबल में यूसीएस 156(1) में दिखाया गया है। ये यूसीएस 56-1 में इन पैरामीटर को डिटेल तरीके से दिखाया है, जो कि ये यूज किया जाता है जनरली सभी जगह जहां भी ये फैब्रिकेटर है, जो भी कंपनी प्रेशर वेसल फैब्रिकेट करता है, वह इस सेक्शन को रेफर करता है। तो चलिए हम आपको आज ये बताएंगे कि कितना होल्डिंग टेम्परेचर और कितना मिनिमम होल्डिंग टाइम होना चाहिए किसी भी वेसल के लिए। अब उस वेसल को कैटेगराइज किया गया, इस वेसल को कैटेगराइज किया गया पी नंबर के हिसाब से। अब ये हम लोग बात करेंगे पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट for carbon and low alloy steel। ये दो को हम लोग अभी बात करेंगे, इसमें UCS 56-1 टेबल में। ये UCS 56-1 टेबल में हम लोग इसका बात करें, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पैरामीटर है। मटेरियल, पहला तो किसी भी वेसल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है? मटेरियल। अब ये क्या मटेरियल होना चाहिए? तो हम लोग कार्बन स्टील में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था पी नंबर, पी नंबर एंड ग्रुप नंबर, उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया था और बताया था। तो इस समय अगर लो कार्बन स्टील एंड लो एलॉय स्टील रहेगा, मटेरियल उसका पी नंबर
1 और ग्रुप नंबर 1 2 3 रहेगा। तो इस केस में UCS 56-1 के हिसाब से क्या पैरामीटर होना चाहिए, पोस्ट विल हिट ट्रीटमेंट के क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो हम अभी जो भी पैरामीटर का बात करेंगे वो हम P नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 2 3 के मटेरियल के बारे में बात। तो पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर। पहला क्या पैरामीटर है? नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर। ये कितना होना चाहिए? ये 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 595 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दिस 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 595 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब दूसरा है कि मिनिमम होल्डिंग टेम्परेचर टाइम। मिनिमम होल्डिंग टाइम, ये तो पहला हो गया नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर हमको होल्ड करना है और कितना हमारा मिनिमम होल्डिंग टाइम होना चाहिए। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जब भी हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो इसका PWSD के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये जानकारी नहीं है तो हम गलती कर सकते हैं, हमारा इक्विपमेंट खराब हो सकता है। मान लीजिए कि ज़्यादा देर तक अगर हम होल्ड कर देंगे तो उस केस में भी प्रॉब्लम है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा और जब डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो हमारा इक्विपमेंट खराब हो जाएगा और हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है और स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम सारा पैरामीटर को फॉलो करते हैं। तो मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए, उसके लिए देखिए 3 कंडीशन है। वो सारा खेल प्रेशर वेसल के थिकनेस पर डिपेंड करता है। पहला केस क्या है? पहला केस है अगर टी वेल्ड थिकनेस ऑफ बेल्ट या सेल प्लेट थिकनेस कहिए या वेल्ड, जो भी वेल्डिंग करते हैं तो सेल बट वेल्ड करते हैं तो वही सेल का या रिच का जो भी। तो अप टू अगर लेस देन 50 लेस देन इक्वल टू 2 इंच यानी कि 50 mm अगर होता है, टी वेल्ड मतलब सेल थिकनेस ही कहिए, सेल थिकनेस अगर या डिश थिकनेस जो कि मिनिमम हो, जो भी थिकनेस मिनिमम होता है उसको काउंट करते हैं। तो 2 इंच अगर रहता है, लेस देन इक्वल टू माने अप टू 2 इंच, यानी कि अगर आप बोल सकते हैं कि इसका थिकनेस, ये सेल का थिकनेस कितना है? 2 इंच और 50 mm है, 50 mm है। तो उस केस में हमारा क्या होता है कि
होल्डिंग टाइम क्या होना चाहिए? होल्डिंग टाइम होता है 1 आवर पर इंच, यानी 25 mm। क्लियर हो गया? होल्डिंग टाइम कितना हो चाहिए? 1 आवर पर इंच। अगर टी लेस देन 2 इंच मतलब 50 mm से कम है तो 1 घंटा पर 25 mm है। अगर 50 mm है तो हमारा कितना हो जाएगा? इफ टी वेल इज इक्वल टू 50 mm तो होल्डिंग टाइम कितना हो जाएगा? होल्डिंग टाइम इज इक्वल टू 2 आवर, क्योंकि 25 mm के लिए 1 घंटा है तो 50 mm के लिए 2 घंटा हो जाएगा, 2 टाइम्स। यहां पर हो रहा है 15 मिनट, 15 मिनट मिनिमम, कम से कम इतना। तो होल्डिंग टाइम का रेंज कितना हो गया? टी होल्डिंग T means time, here I am considering T holding should be lies between 15 minute to 1 hour, 1 hour पर इंच। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या? ये रिक्वायरमेंट। ये टी होल्डिंग मीन्स ये टाइम हो गया, टाइम 15 मिनट टू, अब जैसे यहाँ पर 50 mm थिकनेस रहेगा तो हमारा 2 घंटा हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? लेस इक्वल टू 2 आवर, 15 mm मिनट, यानी कि 1/4 आवर्स लेस बिटवीन 2 आवर्स। तो ये क्लियर हो गया। जब हमारा थिकनेस पे ध्यान देंगे, जब हमारा थिकनेस टी वेल जो है लेस देन 2 इंच है, तब अब हम थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं कि टी जब हमारा टी वेल्ड 50 mm से बड़ा हो जाएगा, 2 इंच, 50 mm से बड़ा, और 5 इंच की 125 mm केस 2 की बात करो। जब टी वेल्ड थिकनेस 50 mm से बड़ा और 125 mm से छोटा होगा तो टाइम ऑफ होल्डिंग, टाइम ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा? तो इस केस में टाइम ऑफ होल्डिंग 2 आवर्स, 2 आवर्स प्लस 15 मिनट फॉर each एडिशनल। इसको अच्छे से समझिए, 15 मिनट फॉर each एडिशनल इंच, each एडिशनल इंच यानी कि 25 mm। ये लगता है क्लियर हुआ होगा। मान लीजिए
मान लीजिए कि टी वेल्ड यानी कि थिकनेस हमारा 75-80 mm है, 80 mm। इस 80 mm को कैसे लिखें? अप टू 50 mm तक मालूम है हमको कि 50 mm के बाद ये बड़ा है, तो टी वेल्ड क्या है? अगर 80 mm है तो टी वेल्ड इज ग्रेटर देन 50 mm। तो इस केस में हमको क्या लगेगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स तो देना ही पड़ेगा होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम आप देखिए, इसको हम ब्रेक करते हैं 50 mm प्लस, यहां पर एक कंडीशन है 25 mm, ईच 25 mm एडिशनल। तो यहाँ कितना 25 mm? इसमें 50 mm प्लस 25 mm कितना हो गया? 75 प्लस 5 mm। तो इसके लिए हमको कितना देना पड़ेगा? 2 आवर्स। इसके लिए 25 mm के लिए 15 मिनट प्लस करना, और फिर ये ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसके लिए भी 15 मिनट प्लस करें। तो हमारा टोटल टोटल होल्डिंग आवर्स कितना हो जाएगा? टोटल होल्डिंग आवर्स कितना हो जाएगा? ये 2 आवर्स प्लस 15 मिनट 1/4 आवर्स प्लस इस 5 mm के लिए 15 मिनट्स की 1/4 आवर्स हो जाएगा। तो टोटल क्या हुआ? 2 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, यानी कि 1/2 आवर्स, 2.5 आवर्स टोटल। ये 2.5 घंटा हमको इसमें इस केस में होल्ड करना पड़ेगा अगर हमारा सेल थिकनेस 80 mm का है तो। ये क्लियर हो गया? दूसरा केस सेकेंड। चलिए अब हम तीसरा केस के बारे में बात करेंगे। तीसरा केस है थर्ड। थर्ड केस क्या है? अगर टी वेल्ड ग्रेटर देन 5 इंच, देखिए 125 mm है, अगर ये 125 mm के बड़ा है तो केस सेकेंड will be applicable। केस सेकेंड ही एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल होगा? कि 2 आवर्स, क्या ये होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टाइम बराबर 2 आवर्स प्लस 15 मिनट फॉर each additional inch 25। तो ये हमारा 3 केस कंसीडर किया है UCS 56-1 में। जब हमारा ग्रुप नंबर
4 का मटेरियल है, P नंबर 1 ग्रुप नंबर 4 का मटेरियल है, दिस केस in this case normal holding temperature not applicable. मीन्स ये कि ग्रुप नंबर 4 के मटेरियल के लिए PWST नॉट रिक्वायर्ड, PWST नॉट रिक्वायर्ड, PWST नॉट रिक्वायर्ड है। तो उस केस में हमारा कितना होल्डिंग टाइम होना चाहिए, वो थिकनेस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। जो पर्सनल डिटेरमिनेंट चाहिए ही नहीं तो उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब हम और एडिशनल बात करें। जनरल नोट के बारे में बात करते हैं। जनरल नोट्स, अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कहीं क्या एक्सेप्टेंस है, क्या रिजेक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस है, तो वो जनरल नोट्स में बताया गया है। जनरल नोट में पहला ये है कि impractical if given heat temperature कितना है 595 डिग्री सेंटीग्रेड is impractical है, नॉट पॉसिबल कि दिस टेम्परेचर पर हम मटेरियल को हीट नहीं कर सकते। तो उस केस में ये प्रोविजन दिया गया है, ये परमिसेबल है, इट इज परमिसेबल, it is permissible, you can do the heat treatment, possible heat treatment at less than 595 degree centigrade, but holding time should be more। इस केस में होल्डिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए, एक जनरल नोट है। दूसरा है कि बी PWST के लिए क्या मैंडेटरी है, क्या नॉन मैंडेटरी है। दूसरा PWST मैंडेटरी किस केस में मैंडेटरी है, तो जब पहला है इसका सबसेक्शन फर्स्ट, वेल्ड ज्वाइंट थिकनेस टी वेल्ड अगर लेस ग्रेटर देन 38 mm, 1.5 इंच, तो इस केस में PWST मैंडेटरी है। दूसरा कि इफ T weld lies between 32 mm to 38 mm, लेस इक्वल टू है
तो इस केस में PWST not mandatory but preheat at 95 degrees centigrade is applicable. इस केस में अगर वेल्डिंग के दौरान आप 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट करते हैं तो PWST नॉन मैंडेटरी है। कंडीशनल क्या है? कंडीशन है यहां पर, कंडीशनल केस है इफ कार्बन इक्विवेलेंट lies between 0.4 to 0.1, 0.14 से 0.4 तक रहेगा तो इस केस में प्रीहीट एप्लीकेबल है। Conditional, if this then preheat not applicable. Preheat not applicable. तो ये जनरल नोट्स हैं। अब हम बता दें कार्बन इक्विवेलेंट, कार्बन इक्विवेलेंट, कार्बन इक्विवेलेंट कैसे निकालते? तो कार्बन इक्विवेलेंट बराबर होता है कार्बन प्लस मैंगनीज बाई 6 प्लस क्रोमियम प्लस मोलिब्डेनम प्लस वेनेडियम बाई 5 प्लस कॉपर निकेल बाई 15। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे कार्बन इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। अगर वो कार्बन इक्विवेलेंट इस रेंज के बीच में पाया जाता है तो उस केस में कार्बन इक्विवेलेंट के बेसिस पर हम मटेरियल का वेल्डेबिलिटी डिसाइड करते हैं। उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें प्रीहीट जरूरी है या नहीं है। अगर इस केस में भी अगर इफ एज पर UW2 क्या है? सर्विस रेस्ट्रिक्शन है, सर्विस रेस्ट्रिक्शन। एज पर UW2 if PWST required then you have to do any thickness। अगर UW2 के हिसाब से, अगर UW2 के हिसाब से हमको एनी थिकनेस के लिए PWST चाहिए तो हमें PWST करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्विस पे क्या गैस के लिए है या कौन सा मटेरियल के लिए है, टॉक्सिक है, इनटॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये PWST होना है या नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं जनरल नोट थ्योरी के बारे में। For welded joint for all thickness, it required UW2 except PW non-mandatory। अब देखिए PW
एस टी नॉन मैंडेटरी कब है? किस कंडीशन में? इफ टी butt weld thickness of butt weld is less than 13 mm, तब इस केस में PWST नॉन मैंडेटरी। थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड, थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड थ्रोट, thickness of fillet weld throat is less than 13 mm, तो इस केस में भी PWST नॉन मैंडेटरी है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रीहीट करो। प्रीहीट shall be 95 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रीहीट shall be 95 डिग्री सेंटीग्रेड shall be applied। अगर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हम फ्री हीट उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बी में क्या बोलता है कि टी बट वेल्ड is greater than equal to 13 mm or less than equal to 50 mm, तो प्री हीट इस केस में प्री हीट 95 डिग्री सेंटीग्रेड must be applied, must be applied। इस केस में shall भी लिखा और इसमें must भी लिखा, इसमें must है कि वो अप्लाई करना। सी केस क्या है? नॉन प्रेशर पार्ट, नॉन प्रेशर पार्ट प्लस टी बट वेल्ड ग्रुप वेल्ड इज लेस देन 13 mm है, तो इस केस में हमको नॉन मैंडेटरी PWST नॉन मैंडेटरी। डी केस क्या है? प्रेशर पार्ट प्लस स्टड बोल्ट वेल्डेड है, स्टड बोल्ट वेल्डेड है। तो अगर थिकनेस ऑफ स्टड बेल्ट क्या है? टी नॉमिनल है ग्रेटर देन 32 mm, इस केस में प्री हीट 95 डिग्री सेंटीग्रेड shall be applied। इस केस में 95 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीट shall be applied। Now last case E, अगर ओवरले क्लैडिंग, क्लैडिंग क्या है? एक वेसल है, इसके ऊपर में क्या किए, एक अंदर में हम एक लेयर लगाए, इस लेयर में हमने क्या किया? इसमें वेल्डिंग किया, एक लेयर लगा दिया
नॉन एंटी क्रोजन लेयर, इसमें हमने क्या किया, एंटी क्रोजन लेयर लगा, एंटी क्रोजन लेयर से वेल्ड कर दिया ताकि हमारे इस वेसल के सेल को क्रोजन से बचाए, क्रोजन रेसिस्टेंस करे, क्रोजन से बचाए। तो ये हो गया हमारा क्लैडेड। क्लैडेड तो ओवरले क्लैडिंग के केस में अगर कोई हम ज्वाइंट करते हैं या ज्वाइन करते हैं प्रेशर पार्ट से भी, तो thickness of pressure part, थिकनेस ऑफ प्रेशर पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 32 mm है, तब के केस में भी क्या लगेगा, प्री हीट 95 डिग्री सेंटीग्रेड मैंडेटरी है। अगर इस केस में PWST क्या है, नॉन मैंडेटरी। इस सभी के केस में PWST नॉन मैंडेटरी है, लेकिन ये PWST मैंडेटरी है। ये PWST मस्ट बी अप्लाइड, preheat must be applied, preheat shall be applied, ये प्रीहीट करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए उसके जनरल नोट। अभी हमने एक सिर्फ P नंबर 1 के बारे में बताया, P नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये मटेरियल है आपको कार्बन एंड लो एलॉय स्टील। देखिए कुछ और जनरल नोट जो है, एक समरी, जनरल नोट का हम एक समरी के बारे में आपको हम बताते हैं। जनरल नोट समरी, जनरल नोट समरी के बारे में डिस्कस, जनरल नोट समरी। पहला है P नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, कार्बन इक्विवेलेंट less than equal to 0.45, thickness nominal कितना चाहिए, less than equal to 1.5 इंच या 38 mm। इस केस में PWST नॉट रिक्वायर्ड। सके अभी मैंने बताया। दूसरा T nominal, thickness nominal greater equal to 1.5 इंच, 38 mm है। P नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 है, कार्बन इक्विवेलेंट लेस देन इक्वल टू 0.4 है, 45। तो इस केस में PWST नॉट
ठीक है, बट preheat minimum equal to 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। If electro slag weld applied, then PWST, yes, तब PWST जरूरी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रो स्लैग वेल्ड अप्लाई किया है तो PWST मैंडेटरी हो जाता है। अब केस हम बात करते हैं PWST नॉट मैंडेटरी। PWST नॉट मैंडेटरी केस क्या है? P नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, T minimum is less than equal to 3/4 इंच यानी कि 19 mm। तो इस केस में क्या है? PWST नॉट, यहाँ पे हम बताए हेडिंग मैंडेटरी है। P नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 और 19 mm से लेस है तो PW। इस केस में मिनिमम प्रीहीट if TW is greater equal to 25 mm के केस में क्या है? मिनिमम प्रीहीट 95 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड। तो आज तक के लिए हमारा ये वीडियो यहीं तक है। आज का ये क्लास खत्म करता हूँ। फिर अगले दिन मैं बताऊंगा कि P नंबर चेंज करने से, ग्रुप नंबर चेंज करने से हमारा होल्डिंग टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम चेंज करता है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल फ्रेश फंडा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके का टेक्निकल नॉलेज आपको और आपके दोस्तों को मिले। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वहाँ उचित उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच।